पिक करेंगे GS1 का सदर्न ओशियन कार्बन एनॉमली. सी व्हाट इज एनॉमली? समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल. ठीक है, जो नॉर्मली होता है, यूजुअली होता है, उससे डिफरेंट होना. ओके, दिस इज एनॉमली. ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं इसके इम्पोर्टेंट जो भी टर्म्स हैं. कंटेक्स्ट में ये लिखा है कि जो सदर्न ओशियन है, इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड सिंस द अर्ली 2000s. होना क्या चाहिए, बहुत सारी स्टडीज़ ने ये कहा था कि जो सदर्न ओशियन है वो एब्जॉर्ब करने की जगह रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने तो और ज़्यादा सदर्न ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है. दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर टर्म्ड अ सदर्न ओशियन कार्बन एनॉमली. इस टर्म को बोला गया है सदर्न ओशियन कार्बन एनॉमली. एनॉमली क्यों? बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम समथिंग दैट यूजुअली हैपन्स. ओके, then this is what it is. Southern Ocean carbon anomaly क्या है? It refers to the observed strengthening of Southern Ocean as a carbon sink. जो Southern Ocean है वो अब as a carbon sink strengthen हो रहा है. What is carbon sink? Anything that absorbs more carbon dioxide from atmosphere than it releases. Release करने की जगह अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कार्बन सिंक. दैट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक लाइक प्लांट्स, ओशियन, सॉइल. ठीक है, देन इसका ऑपोजिट है कार्बन सोर्स. व्हाट इज़ कार्बन सोर्स? एनीथिंग दैट रिलीजेज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर देन इट एब्जॉर्ब्स. इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. एब्जॉर्ब अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर दैट इज़ कार्बन सिंक. रिलीज ज़्यादा कर रहे हैं तो कार्बन सोर्स. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और वोल्केनिक इरप्शंस, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ठीक है, ज़्यादा. देन नेक्स्ट पॉइंट से इज इंस्टेड ऑफ एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर विंड्स एंड अपवेलिंग, द ओशन हैज़ कंटिन्यूड टू एब्जॉर्ब एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ह्यूमन एमिटेड कार्बन. देखो, जो भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है, दैट इज़ मोस्टली ह्यूमन एमिटेड. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड सदर्न ओशियन को एमिट करना चाहिए था, रिलीज करना चाहिए था, बट वो उसने एब्जॉर्ब किया है ज़्यादा. हाउ इट अकर्स? फर्स्ट पॉइंट सेज स्ट्रेंथेंड वेस्टर्ली विंड्स ड्राइव अपवेलिंग. देखो, climate warming intensifies southern hemisphere westerlies, pulling carbon rich deep waters upward toward the ocean, southern ocean surface. थोड़ा सा टेक्निकल है. हम ये देखते हैं कि वेस्टर्लीज वगैरह क्या होते हैं. देखो, these are the notes. These are the prevailing winds जो ऑलरेडी हैं एटमॉस्फेयर में, दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन मिड लैटिट्यूड्स, 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी. ठीक है, जो नदर्न होगा उसके इन लैटिट्यूड्स में जो प्रिवेलिंग विंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करेगी, प्लस सेम सदर्न हेमिस्फेयर में भी. नेम्ड फॉर देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नॉट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की वजह से इसका नाम वेस्टर्ली है. डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है उसकी वजह से नहीं. ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में ऑफन इट इज़ नोन बाय द नेम साउथ वेस्टर्ली ऑपोजिट, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में इट इज़ ऑफन नोन बाय द नेम नॉर्थ वेस्टर्ली. ओके, ये ऑपोजिट है. नॉर्थ, नदर्न हेमिस्फेयर में साउथ वेस्टर्ली, सदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ वेस्टर्ली. देन कॉज क्या है इनके वेस्टर्ली विंड्स के होने का? रिजल्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से. दो रीजन्स है, अर्थ के रोटेशन की वजह से प्लस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से. ओके, मूविंग एयर फ्रॉम हॉर्स लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स द पोल्स. ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं, एंड इधर से टुवर्ड्स द पोल्स ये जाते हैं. ठीक है, ड्राइव many weather systems influencing storm tracks,
ओशन करंट्स को भी ये ड्राइव करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड मॉइस्चर ग्लोबली उसको भी, ठीक है. थिंक ऑफ देम एज अर्थ्स कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है, फॉर एयर इन मिड लैटिट्यूड्स 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में, कॉन्स्टेंटली पुशिंग वेदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करते हैं, which is why storms often move across continents and ocean in that direction. ठीक है, because global level पर ये होता है, globally होता है, they blow globally in the mid latitudes, and इसी वजह से that is why storms often move across continents and ocean in that direction. So now I hope you understood what are the westerly winds and वो क्या होते हैं. Fresh water input lightens surface layers. Increased Antarctic ice, जो Antarctic एरिया है, रीजन है, ओशन है, वहाँ पर ग्लेशियर है, वहाँ की बर्फ़ मेल्ट होती है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है. ड्यू टू रेन एंड आइस मेल्ट सरफेस पे फ्रेश वाटर ज़्यादा आ जाता है, मेकिंग इट लेस सॉल्टी एंड मोर बाइंड. बाइंड मतलब तैरता हुआ, ठीक है. स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म्स अ सरफेस लेड. स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिविजन ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंट लेयर्स और ग्रुप्स. देखो, जो आइस मेल्ट होती है एंड रेनफॉल की वजह से सरफेस वाटर सरफेस पे फ्रेश वाटर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन डिविजन वर्टिकली ज़्यादा हो जाती है. ऊपर फ्रेश वाटर है सरफेस पे, उसके नीचे 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 जाते जाएंगे तो सॉल्टी वाटर ज़्यादा आता जाएगा, ठीक है. सेपरेटिंग सरफेस वाटर्स जो कि फ्रेश वाटर्स हैं फ्रॉम डीपर कार्बन रिच लेयर्स. जो सरफेस पे कार्बन ज़्यादा इसलिए नहीं होता बिकॉज वो हटता जाता है बिकॉज ऑफ आइस मेल्ट एंड रेनफॉल की वजह से, एंड फ्रेश वाटर ज़्यादा होने की वजह से, लेस सॉल्टी होने की वजह से. जैसे जैसे डीपर हम जाएंगे कार्बन रिच लेयर्स प्लस सॉल्टी लेयर्स आती जाएंगी, तो इससे स्ट्रैटिफिकेशन होता है. ये स्ट्रैटिफिकेशन होता है इसमें. ब्लॉक्ड एयर सी गैस एक्सचेंज. ऑल्दो डीप वाटर्स राइज, stratification prevents them from reaching the surface, stopping carbon dioxide from escaping to the atmosphere. देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज दिस इज़ द सरफेस लेयर एंड उसके नीचे और भी लेयर्स आ रही हैं. दिस इज़ द सरफेस लेयर जहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा है, ठीक है. वाई? बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ आइस मेल्ट, ठीक है. यहाँ पे हम जैसे जैसे डीपर जाएंगे हम देखेंगे कि कार्बन रिच मतलब कार्बन ज़्यादा होता जाएगा, सॉल्टीनेस ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है. होता क्या है, ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, ये है ये ऊपर की तरफ आता है, लेकिन बार बार जब ये होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा होता जाता है और ये जो है ये ऊपर तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाता, वो यहीं तक रह जाता है, ठीक है. सो इट प्रिवेंट्स देम, ये जो कार्बन रिच लेयर्स हैं, सॉल्टी लेयर्स हैं, इनको ऊपर सरफेस तक ज़्यादा पहुँचने नहीं देती हैं ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बार बार ये होता रहता है. तो इसकी वजह से जब तक ये कार्बन रिच लेयर्स ऊपर नहीं आएंगी तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, वो नीचे ही दबा रहेगा यहाँ पे, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. नेक्स्ट, कार्बन गेट्स ट्रैप्ड बिलो द सरफेस. सेम चीज़. अपवेल्ड circumpolar deep waters remain around 100 से 200 meter below the surface, allowing continued net carbon absorption. देखो सेम चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी वही है. अपवेल्ड सर्कमपोलर डीप वाटर्स क्या होता है? प्रोसेस. इट्स द प्रोसेस वेयर वार्म, सॉल्टी, न्यूट्रिएंट रिच प्लस कार्बन रिच डीप वाटर राइजेज टू द सरफेस इन सदर्न ओशन. क्यों? ड्रिवन बाय winds and topography impacting climate by exchanging heat and carbon
अगर वो सरफेस पर आ जाएगा डीप वाटर तो इट विल एक्सचेंज हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेगा एटमॉस्फेयर में. वाई? बिकॉज ये कार्बन रिच लेयर्स सारा कुछ सरफेस पर आ चुकी हैं. सपोर्टिंग Antarctic ecosystems and fueling ice shelf melting. Small scale processes amplify the effect. देखो, ocean eddies and ice shelf cavity dynamics reinforce stratification. Ocean eddies क्या होती हैं? इसके बारे में पूरा मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं. Circular swirling currents or whirlpools of water गोल गोल घूमते हैं like mini cyclones that spin off major currents, trapping and transporting heat, nutrients, salts, and marine life across vast distances, impacting ocean circulation, marine ecosystems, and regional climates. They can be warm core or cold core, bringing deep nutrients to surface or pushing warm water down, acting as crucial drivers for ocean mixing and biological productivity. They form as large ocean currents become unstable. इनका जो साइज होता है it ranges from tens to hundreds of kilometers in diameter. इतना होता है, like 20 to 200 kilometers in diameter. Can last for weeks, months, or even longer, moving independently or with major currents. Types: warm core eddies and cold core eddies. Warm core eddies में क्या होता है? They trap and transport warm surface water and associated organisms. Cold core eddies में क्या होता है? They bring nutrient rich cold water, trap and transport cold surface water, cold water from जो cold water होता है वो deep down होता है. So they bring nutrient rich cold water from deep ocean to surface, fueling plankton growth. ठीक है, प्लैंक्टन्स तो ओशन में नीचे होते हैं. देन फैक्टर्स कॉजिंग द एनॉमली. फ्रेशनिंग ऑफ वाटर, सरफेस वाटर्स. देखो, जो सरफेस वाटर होता है, मैंने ऊपर बताया था, रेनफॉल ज़्यादा होती है और जो ग्लेशियर्स की आइस मेल्ट होती है उनकी वजह से सरफेस पे फ्रेश वाटर ज़्यादा होता है एंड सेलिनिटी या सेलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर कम होता है. ठीक है, मेकिंग सरफेस वाटर लाइटर. फ्रेश वाटर होगा तो वो लाइट होगा. ठीक है, सैलिनिटी की वजह से वो थोड़ा सा लाइट होना उसका कम होता है, वो लेस लाइट होता है. वो एनहांस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर्स बनी होती है, डिविजन होता है. ठीक है, ऊपर सरफेस पे फ्रेश वाटर होता है, लाइटर सरफेस लेयर्स होती है, और नीचे जाते जाएंगे वर्टिकली आप उसमें लेयर्स पे, तो सैलिनिटी प्लस फ्रेशनेस कम, सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे, कार्बन बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्रेशनेस कम होती जाएगी. ट्रैपिंग ऑफ कार्बन रिच वाटर्स बिलो सरफेस. जो कार्बन रिच पानी होता है, वाटर होता है, वो बिलो, नीचे होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर कार्बन के साथ साथ सॉल्ट, सैलिनिटी भी होती है. ठीक है, एंड वो 100 to 200 मीटर्स बिलो द सरफेस होता है. इनकम्प्लीट मॉडल रिप्रेजेंटेशन. क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं struggled to capture small scale processes like ocean eddies and ice shelf cavity dynamics that governs stratification. Data limitations. सदर्न ओशन में सीजनल एंड स्पार्स ऑब्जर्वेशंस कम है, होती हैं. ठीक है, सो लाइक डेटा लिमिटेशंस है. इम्प्लीकेशंस ऑफ एनॉमली. क्या रिजल्ट होता है इनका? टेम्पररी क्लाइमेट बफर, continued carbon uptake has slowed the accumulation of atmospheric CO2, buying the world limited time. देखो, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का अपटेक कम है. ठीक है, रिस्क ऑफ सडन रिवर्सल.
Surface stratification is thinning. If it collapses, stored deep carbon could rapidly outgas. जो surface पे fresh water है ना वो कम है, मतलब surface stratification is thinning, मतलब जो फ्रेश वाटर है सरफेस पे वो कम होता जा रहा है. अगर वो और ज़्यादा कम हो गया तो जो नीचे की लेयर्स में कार्बन डीप डाउन स्टोर्ड है ना वो ऊपर आ जाएगा रैपिडली, बहुत ज़्यादा. Model refinement imperative. It highlights the need to better integrate ocean chemistry, freshwater inputs and fine scale physics into climate models. मतलब ढंग के climate models बनने चाहिए, ठीक है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए. Policy relevance. Reliance on natural carbon sinks is risky and cannot substitute for emission reductions. देखो हमें कार्बन रिडक्शंस करने हैं, मतलब एमिशंस जो होते हैं कार्बन कम करने हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों पर जैसे कार्बन सिंक से सदर्न ओशन हो गया, सिर्फ इन पे रिलाई करेंगे ना तो इट्स नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर जो हमारे टारगेट्स है कि हमें CO2 कम एमिट करना है, ठीक है. तो बाकी चीज़ों के लिए भी पॉलिसीज़ अच्छी बननी चाहिए, सिर्फ इस पे नेचुरल कार्बन सिंक्स पे हमें सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए. इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ईयर राउंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए पोलर ओशंस की, ठीक है. कंक्लूजन. सदर्न ओशन कार्बन एनॉमली, ये जो पूरी चीज़ थी, इट शोज, ये दिखाती है दैट द नेचर कैन टेम्परेरीली डिफाई मॉडल एक्सपेक्टेशंस but not indefinitely. Freshwater driven stratification has masked deeper vulnerabilities in climate system. बेसिकली यही मतलब है कि फ्रेश वाटर ड्रिवन स्ट्रैटिफिकेशन, सरफेस लेयर पे फ्रेश वाटर चाहे है, लेकिन उसकी वजह से जो वल्नरेबिलिटीज़ है, बेसिकली जो डीपर लेयर्स में बहुत से लाइन वाटर एंड प्लस कार्बन रिच लेयर्स हैं, दे आर मास्क्ड, उनको छुपा लिया है, ठीक है. एज दिस प्रोटेक्टिव लेयर वीकेंस, अगर ये सरफेस फ्रेश वाटर की लेयर वीक हो जाएगी धीरे धीरे करके, सदर्न ओशन एकदम से यू कैन सो ब्लास्ट करेगा विद दिस की जो कार्बन रिच लेयर्स है वो एकदम से आउट गैस हो जाएंगी रैपिडली, ठीक है, जिसकी वजह से एकदम से क्लाइमेट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. Underscoring the urgency of emission cuts and better observations. So this was the conclusion for this. Next, facts for prelims आते हैं. GS1 के आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC एट लोथल. देखो एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में, जिसमें यह है कि दे विल कोऑपरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. कहाँ पे? गुजरात के लोथल में. ओके, व्हाट इज़ दिस NMHC एट लोथल? इट इज़ अ फ्लैगशिप cultural and heritage project of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, aiming at showcasing India's 4500 से 5000 साल पुराना मैरीटाइम लेगेसी को. तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, एंड लोकेशन क्या है? लोथल, जो कि अहमदाबाद के पास में है, गुजरात के पास में, गुजरात में. इट डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू मैरीटाइम हेरिटेज. इंडिया का पहला होगा ये. की फीचर्स: वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम म्यूजियम होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगी क्योंकि नेदरलैंड्स के साथ तो MOU साइंड है ऑलरेडी, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, मतलब वही है एम्स्टर्डम का नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के साथ पार्टनरशिप है. मैरीटाइम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स होगा, एंड वेन्यू, इट विल बी अ वेन्यू फॉर ग्लोबल मैरीटाइम फेयर्स, एग्जिबिशंस एंड कल्चरल इवेंट्स वगैरह वगैरह. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाएगा. लोथल के बारे में अब हम देखेंगे. लोथल इज़ नियर अहमदाबाद, गुजरात में, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ IVC और हड़प्पन कल्चरल लैंडस्केप.
एक्सकेवेशन इसकी कब हुई थी? एक्सकेवेटेड इन 1957 बाय ASI एंड इट डेट बैक्स टू अराउंड 2400 BCE। ठीक है, इतना पुराना है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन मैन मेड डॉकयार्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैन मेड डॉकयार्ड के लिए इट इज़ नोन फॉर दिस। ठीक है, की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस में लोथल का जो डॉकयार्ड है इट वाज कनेक्टेड विद द सेटलमेंट्स ऑफ एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स लाइक सिंध, सौराष्ट्र, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड बियॉन्ड। सो इंटरनेशनल ट्रेड्स भी होते थे। ठीक है, एविडेंस ऑफ एडवांस्ड टाउन प्लानिंग एडवांस्ड थी वहाँ पे लोथल में। टाइडल रेगुलेशन, क्योंकि पानी के पोर्ट है वो एक, मैरीटाइम इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसके थ्रू, उस मेजर पोर्ट के थ्रू सिर्फ गुड्स में नहीं बल्कि ट्रेड होता था, बल्कि एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ भी होता था। ठीक है, बाकी एलोरा केव्स वगैरह का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।